हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ पैप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? बेसिकली आज अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट द्वारा 3 क्रिमिनल लॉज पास किए गए, राइट। बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट इज बीएनएसएस, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। ये 3 बेसिकली जो मेजर क्रिमिनल लॉज है इनको पास किया गया है, रिपीलिंग द आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, राइट, विच इज आईपीसी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और मेजर चेंजेस आज अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट देखो क्या ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अब कम्युनिटी सर्विस को पहली बार एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। अपन सेक्शन 53 आईपीसी के अंदर देखते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, राइट। फाइन, लाइक इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये सारे अपन अलग अलग पनिशमेंट देखते हैं। तो कम्युनिटी सर्विस को भी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 4 के अंदर कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब कम्युनिटी सर्विस होता क्या है? तो बेसिकली कम्युनिटी सर्विस अपन बोल सकते हैं कि जो भी पैटी ऑफेंसेस होते हैं या जो सिंपल ऑफेंसेस होते हैं, जो इतने हीनियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं, उनके अंदर कम्युनिटी सर्विस मतलब आपको कम्युनिटीज के बीच में जाकर एक अपन बोल सकते हैं पब्लिक सर्विसेज आपको देनी है, जो एक पनिशमेंट का फॉर्म माना जाएगा अंडर दी बीएनएस। ओके, अब ये कौन कौन से ऑफेंसेस में दी जा सकती है? अटेम्प्टिंग सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेंट द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, डिफेमेशन में दी जा सकती है, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन जो अपन सेक्शन 511 देखते हैं, डिफेमेशन जो सेक्शन 499 और 500 में अपन पनिशमेंट वगैरह देखते हैं। तो ये कुछ कुछ ऑफेंसेज है जहां पर कम्युनिटी सर्विस को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जा सकता है। और कौन कौन से हैं? जैसे सेक्शन 84 सब सेक्शन 1 ऑफ जो प्रोक्लेमेशन होता है, जब भी किसी पर्सन को बोला जाता है कि आपको प्रोक्लेमेशन के तहत अपीयर होना है और वो फेल कर जाता है, तो उन सारे केसेस के अंदर भी कम्युनिटी सर्विस अवार्ड की जा सकती है इन एडिशन टू द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। जो भी पनिशमेंट है उस पर्टिकुलर ऑफेंस की उसके एडिशन में ये इंट्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो मेजर चेंज हुआ है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अब इसके अंदर रिसेंटली चैप्टर 5 जो है बीएनएस में उसको टर्म किया गया है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, तो बेसिकली एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो स्पेसिफिकली वुमेन एंड चाइल्ड के रिगार्डिंग ये सारी चीजों को डील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है, मैरिटल रेप विथ माइनर वाइफ इज ऑफेंस। अपन ने रिसेंटली तो नहीं, 2017 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट थॉट वाला जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो 15 ईयर्स की कैप लगा रखी है उसको अपन को 18 तक रेस करना चाहिए। तो अब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में वर्डिक्ट दिया था उसी को यहाँ पर कंफर्म किया गया है। और अब क्या बताया गया है कि सेक्शन 63 के अंदर रेप को बता रखा है और इसमें बोला है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स by a man with his own wife where the wife is not under 18 years, अब इसको 15 से 18 years तक कर दिया गया है, would not be a rape। ठीक है, अगर मतलब 18 से ऊपर है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, और 18 से कम है उस वाइफ की एज तो वो मैरिटल रेप के अंदर फॉल करेगा, राइट। ये एक नया सबसे बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस। अब रिसेंटली आजकल अपन काफी न्यूज वगैरह में भी देखते हैं कि फॉल्स प्रॉमिस के जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि दे विल मैरी ईच अदर, बट कोई एक पार्टनर उस प्रॉमिस को ब्रेक कर देता है और उस प्रॉमिस के बेसिस पर दे आल्सो गेट फिजिकली इंटीमेटेड। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस किया गया है जो क्या बोलता है कि हुअर बाय डिसीटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। अब देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोविजन सिर्फ मेल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब सिर्फ पुरुषों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो as sexual intercourse with her, such sexual intercourse does not amount to rape, तो उसमें पनिशमेंट हो सकती है 10 साल तक की और फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्हांस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ गैंग रेप ऑफ विक्टिम ऑफ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जो विक्टिम है उसकी एज अगर 16 से कम है तो उसके अंदर पनिशमेंट काफी एक्सेसिव पनिशमेंट थी, रिगरस पनिशमेंट थी, लेकिन अब इसको इस 18 वाली जो एज है उसको 16 से लेकर अब 18 कर लिया गया है। अब 18 तक वाले विक्टिम्स के केस में अगर रेप होता है तो उन सारे केसेस में जो पनिशमेंट दी जाएगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ।
ओके, ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर चेंज हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिंटिंग और पब्लिशिंग द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, उसको अब सेक्शन 73 के अंदर ऐड कर लिया गया है। प्रिंटिंग करना, पब्लिशिंग करना किसी भी मैटर का इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट, ठीक है, उसको भी अब पनिशेबल ऑफेंस बता दिया गया है और सजा कितनी हो सकती है, 2 साल तक की, और फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। ओके, चलो आगे अपन इसमें देखते हैं सेक्शन 377 इज डिलीटेड। सेक्शन 377 बेसिकली अननेचुरल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग बात करता था कि अगर कोई भी होमोसेक्सुअल कपल्स अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो इट इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस आफ्टर दी नवतेज सिंह जोहर जजमेंट, राइट। तो अब सेक्शन 377 को डिलीट कर दिया गया है, बट अननेचुरल ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन और बेस्टियलिटी अगर फोर्सफुली किया जाता है, अगर अभी भी किया जाता है, तो वो अभी भी ऑफेंस आपके रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। However, forced intercourse with an adult male is an offense and also bestiality. Bestiality को भी अभी भी एक ऑफेंस माना गया है। नेक्स्ट अपन करते हैं ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री इज ओमिटेड, क्योंकि अपन जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रखा है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, तो अब अडल्ट्री को ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर से डिलीट कर दिया गया है। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 84 के अंदर, ठीक है। लेकिन सेक्शन 84 स्पेसिफिकली यही बात करता है कि अगर कोई भी मैन इंटाइस करता है किसी भी वाइफ को, वाइफ ऑफ अनदर मैन, ताकि वो उसके साथ इंटरकोर्स कर सके, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, तो वो अभी भी पनिशेबल माना जाएगा। ओके, चलो आगे करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस पर्टिकुलर बीएनएस के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। और अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पर इस लॉ के अंदर भी बता रखी है। क्या होती है, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या लैंड ग्रैबिंग, या किसी भी ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को अगर करना, ठीक है, या फिर ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली इसमें पूरी डेफिनेशन बता रखी है कि अगर कोई भी पर्सन्स ऐसा कोई कैटेगरी ऑफ ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर फॉल करेगा। और इसकी पनिशमेंट देखो क्या बता रखी है कि इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर एक्ट से सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है तो उन सारे केसेस में पनिशमेंट कितनी मिलेगी, या तो डेथ पनिशमेंट मिल सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और फाइन भी इंपोज किया जा सकता है जो कम से कम 10 लाख रुपीस तक का हो सकता है, ठीक है। फिर इन एनी अदर केस अगर लेट से उस विक्टिम की डेथ नहीं होती है तो उन सारे केसेस में पनिशमेंट हो सकती है कम से कम 5 साल, जो एलआई तक मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, और मिनिमम फाइन 5 लाख तक का हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। एक तो होता है कि सीरियस या हीनियस ऑर्गेनाइज क्राइम, एक होते हैं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। अब पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी बीएनएस के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया अंडर सेक्शन 112, जो क्या बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर है किसी भी ग्रुप का या गैंग का, आइदर सिंगली और जॉइंटली, और अगर वो कोई भी एक्ट कमिट करता है, थेफ्ट हो सकता है, स्नैचिंग हो सकती है, चीटिंग वगैरह हो सकती है, या फिर अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स वगैरह हो सकती है, तो उन सारे केसेस में वो एक पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट क्या होगी, जो कम से कम 1 साल तक की होगी, जो 7 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन भी इंपोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेररिस्ट एक्ट। अब टेररिस्ट एक्ट को भी बेसिकली पर्टिकुलर बीएनएस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। टेररिस्ट एक्ट क्या होगा वो बेसिकली उसके रिगार्डिंग में बीएनएस के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं। अब इसमें देखो क्या बता रखा है, एक्ट्स डन विद द इंटेंशन ऑफ थ्रेटनिंग और लाइकली टू थ्रेटन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर कोई भी पर्सन भारत की आर्थिक सुरक्षा को बेसिकली अटैक करने की कोशिश करेगा, या लाइकली टू कॉज डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो फाइनेंशियल या इन सारी चीज़ों को, या स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी या कॉइन को अगर करता है, तो वो भी बेसिकली टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, ओके। और इसमें पनिशमेंट क्या दे रखी है, पनिशमेंट हो सकती है डेथ पनिशमेंट हो सकती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी इंपोज की जा सकती है। और अगर कोई भी पर्सन इसकी कॉन्स्पिरेसी करता है, अटेम्प्ट वगैरह करता है, तो उन सारे केसेस में भी मिनिमम यहाँ पे 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेसिफिकली जो सेक्शन 124A हुआ करता था सेडिशन वाला, उसको हटा दिया गया है, और अब उसकी जगह ये वाला स्पेसिफिकली सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो पहले जब अपन देखते हैं कि
सेडिशन के अंदर जो होता था कि वाइल सेडिशन क्रिमिनलाइज एक्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, सेडिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन एक्ट करता था तो उसको अपन सेडिशन मानते थे, लेकिन बीएनएस ने अब उसको रिप्लेस कर गवर्नमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब सॉरी कंट्री कर दिया, राइट। तो अगर कोई भी पर्सन कंट्री के अगेंस्ट में ऐसा कुछ करेगा तो वो इसके अंदर फॉल करेगा, ठीक है, एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसमें अपन आगे देखते हैं मॉब लिंचिंग वाला पॉइंट। मॉब लिंचिंग हैज बीन मेड अ सेपरेट ऑफेंस अंडर बीएनएस विथ अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है। मतलब अब मॉब लिंचिंग अगर कोई भी करता है, मतलब भीड़ इकट्ठा होकर अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देती है तो उन सारे केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है अपना लेसर पनिशमेंट्स टू डॉक्टर्स फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। जैसे रिसेंटली अभी जो सेक्शन 106 हुआ है पास बीएनएस के अंदर, उसमें यही प्रावधान कर रखा है कि अगर कोई भी डॉक्टर की यहाँ पर बता रखा है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी भी पर्सन की लेट से डेथ कॉज हो जाती है तो उन सारे केसेस में डॉक्टर को जो पनिशमेंट मिलेगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। अब क्या है बेसिकली नया प्रोविजन जो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की बात करता है, तो डॉक्टर्स की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रखा है कि इफ सच डेथ इज कॉज्ड बाय अ डॉक्टर देन द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। जो इम्प्रिजनमेंट पहले 304A में 2 साल तक की मिलती थी वो डॉक्टर्स के लिए अभी भी 2 साल की ही है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन ऐसा कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है या लेट से अगर रैशली या नेग्लिजेंटली ड्राइव कर अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है तो उन सारे केसेस में पनिशमेंट 10 साल तक की भी हो सकती है, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या बता रखा है कि अगर वो पर्सन पुलिस में जाकर रिपोर्ट करा देता है ऐसा एक्ट जो उसने किया है रैशली या नेग्लिजेंटली, तो उसमें 5 साल तक की उस पर्सन को सजा मिल सकती है। नेक्स्ट अपन करते हैं स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर हिट एंड रन केसेस, जो अभी अपन यहाँ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि वो 10 साल तक की उसको सजा कर दी गई है, फाइन भी देना पड़ेगा और इसको नॉन बेलेबल भी बना दिया गया है, राइट, मतलब बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस स्नैचिंग एज ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस। अब स्नैचिंग को एक अलग से अपराध की कैटेगरी के अंदर बताया गया है। स्नैचिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर आइटम को कोई भी पर्सन उसको स्नैच कर लेता है, छीन लेता है सामने वाले पर्सन से, तो वो स्नैचिंग की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। मतलब थेफ्ट इज स्नैचिंग। अगर कोई भी पर्सन इन दी ऑर्डर ऑफ कमिटिंग द थेफ्ट फोर्सिबली सीज करता है या बेसिकली ग्रैब करता है किसी भी पर्सन से उसके पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो मूवेबल प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद में स्नैचिंग यहाँ पर माना जाएगा। पनिशमेंट कितनी हो सकती है? 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। अब अटेम्प्ट टू सुसाइड अब कोई भी ऑफेंस नहीं है, क्योंकि सेक्शन 309 बेसिकली जो था अटेम्प्ट टू सुसाइड वैसा सिमिलर प्रोविजन अब बीएनएस के अंदर नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फाइन नेग्लिजेंट ओमिशन ऑफ मेजर विथ एनिमल्स नाउ अप टू 5,000 रुपीज, राइट। मतलब अगर कोई पर्सन अगर नेग्लिजेंटली ओमिट करता है मेजर्स लेने के लिए, जो भी उसकी ड्यूटी वगैरह होती है, उसके पोजेशन में जो भी एनिमल वगैरह है, अगर उससे किसी लेट से पर्सन को इंजरी कॉज हो जाती है तो उसकी पनिशमेंट अब 5,000 रुपीज़ तक कर ली गई है, ठीक है। सेक्शन 291 जो पहले हुआ करता था आईपीसी में उसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ जेंडर। सो बेसिकली जब अपन जेंडर की डेफिनेशन पढ़ते थे आईपीसी के अंदर, राइट, तो वहां पर ही और शी डेरिवेटिव्स को माना जाता था। लेकिन अब बीएनएस के सेक्शन 10 के अंदर जेंडर के अंदर अब ही और शी के अलावा अब यहाँ पर बेसिकली एनी पर्सन इंक्लूड कर लिया गया। मतलब चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर भी इसी के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड आ रही थी कि ट्रांसजेंडर्स को भी एक जेंडर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी नालसा वाला बेसिकली जजमेंट है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को 3rd जेंडर का लीगल रिकॉग्निशन ग्रांट किया था। सो बेसिकली ये कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं जो बीएनएस के अंदर हमको पता होने चाहिए, राइट। और अब अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है कि सर ये एक्ट्स कब से इम्प्लीमेंट होंगे। तो बेसिकली देखो अभी तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। एज ऑफ डेट मैं आज इस डेट को वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक ये एक्ट्स आपके नोटिफाई नहीं हुए हैं। बेसिकली गजट में आ गए हैं लेकिन अभी तक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं आई है, राइट। सो अभी तक हमको पुराने वाले लॉज को पढ़ना है और जब से भी ये इम्प्लीमेंट होंगे तब से हमको इन सारे नए लॉज को भी पढ़ना होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। ओके, चलो, थैंक यू।